हाँ तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे पॉलिटिकल पोस्टमार्टम में। पाकिस्तान और पॉलिटिक्स, ये हमारा सीरीज़ चल रहा है। इस सीरीज़ के तहत आज चौथा चैप्टर की आज हम शूटिंग करने बैठे हैं। इस पे हमारा 3 वीडियो आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी वीडियोज़ के आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था पाकिस्तान कैसे बना, उसके बाद हम आए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने के बाद कितनी सारी कठिनाइयाँ ये दोनों देशों के पास। अब तीसरी हमारी वीडियो बनी थी 1965 की जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर, और आज हमारा चौथा शूट हो रहा है और हमारा शूट जा रहा है 1971 की उस युद्ध के, जो युद्ध पाकिस्तान को छठे का दूध याद दिला दिया था, उन्हें ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा जख्म दे दिया जिसे वो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता है, और भूल सकने की तो वो कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस चैप्टर में जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर वो पेश करते हैं, वो हमारे चैप्टर के थ्रू वो से पेश भी नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ अब फिर से राहुल भगत जी के साथ हैं, और हम पूरी डिटेल्स में हम जानेंगे 1971 युद्ध में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता था, सारी डिटेल में जानेंगे। भगत जी आपका स्वागत है। 1971 का जो युद्ध हुआ था, दरअसल युद्ध था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अगर हमारे व्यूअर उन्हें जीरो से हम शुरुआत करते हैं, कुछ भी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का क्या कॉन्सेप्ट है। क्या हम एक अलग पाकिस्तान भी तो बोल सकते हैं, आप एक ही देश में रह रहे हैं लेकिन 2 भाग में बांट कर के लड़ झगड़ रहे हैं। जी देखिए, देश तो एक ही है, आज भी पाकिस्तान ही है, उस समय भी पाकिस्तान ही था। डिफरेंस इस तरह से क्रिएट हो गया ना, उनके इंटरनल मसलों की वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि जो पश्चिमी पार्ट जो था पाकिस्तान का उस समय, वहाँ के लोगों ने जो पूर्वी पार्ट के जो बंदे थे वहाँ पे मैप के जरिए आप हाँ, थोड़ा सा बता सकते हैं। तो मैप में जैसे देखेंगे आप, भारत का अगर मानचित्र है बीच में, ठीक है, तो उसके जो लेफ़्ट साइड है, यानी कि लेफ़्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, जो आज का पाकिस्तान है, वो हुआ करता था, और राइट साइड में बंगाल से सटे हुए इलाके में छोटा सा जो एरिया आप देख रहे हैं, वो आज का बांग्लादेश है, तब का वो पूर्वी पाकिस्तान है। तो चूँकि बीच में भारत आ रहा है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच में भारत है, तो इससे उनको सबसे पहले दिक्कतें क्या होने लगी कि उनको जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनको इन्फीरियर बताया गया पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। इन्फीरियर किस टर्म्स में, कि इन्फीरियर उनको बताया गया कि तुम मतलब किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। उनको गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ही कम उनका जो ये था परसेंटेज था उनको दिया जाता था, चूँकि ज़्यादातर वो जो संख्या थी पूर्वी पाकिस्तान का, वो हिंदू बहुल संख्या थी, और चूँकि वो लोग बंगाली बोलते थे, तो बंगाली बहुल हिंदू संख्या जो थी वो उस पूर्वी पाकिस्तान के साइड में ज़्यादा थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो लोग हैं, वहाँ की मिलिट्री है, वहाँ की आर्मी है, वो लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, और उनको समय समय पे पसंद नहीं करते थे, और समय समय पे प्रताड़ित करते थे, जिस भी तरह से उनको हो सके वो प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित करते कि आप उर्दू बोलो। हाँ, उनको लैंग्वेज का भी बैरियर था। वो चाहते थे कि चूँकि ये पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, तो यहाँ पे उर्दू ही बोला जाना चाहिए, बंगाली नीचे जाएगा। बंगाली या अदर जो भी मतलब हिंदू के इसको रिप्रेजेंट करता है, हिंदू भी हिंदी भी बोलते होंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ये करने के लिए और रिप्रेस करने के लिए उनको ऐसा उनके साथ अत्याचार किया जाता था। दूसरी बात ये कि जब भी उनके राइट्स की बात आती थी, तो वो चाहते थे कि सारा जो उसके इधर का जो भी खनिज या जो भी चीज़ उपजाऊ थी उनके साइड की, वो अपने पश्चिमी पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे वो यूज़ कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान को इसका कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता था, क्रेडिट भी नहीं मिलता, और क्रेडिट भी नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि रोष उत्पन्न होने लगा पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, बंगाली जो वहाँ थे, उसके मन में थोड़ा रोष उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे ये मतलब एक सवाल मैं यहाँ पर तो क्लोज करूँगा मैं आपको, कि आखिर क्यों ऐसा। एक और भी तो ये भी तो पॉइंट हो सकता है ना, कि मतलब जैसा कि मैप से हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान एक जो मेन पाकिस्तान है, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान अभी हम इंडिकेट कर रहे हैं, उस पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में एक लंबा गैप हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वहाँ से पहुँचने के लिए भी आपको या तो सड़क मार्ग, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास तो हवाई मार्ग है, या नहीं तो जो आप नीचे से आप देख रहे हैं अरब सागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, बंगाल की खाड़ी होते हुए आप वहाँ तक बांग्लादेश, आज के पूर्वी पाकिस्तान में आप पहुँचते हैं।
मतलब इतनी सारी आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी कि आपको ये हैंडल करना बहुत मुश्किल। आप बस इतना चाह रहे थे कि हम किसी तरीके से इसको अपने अंदर मिला ले। पूरी तरीके से मिला लें, पूरी तरह से करें, ताकि हम एक आदमी हमारा वहाँ पर जाएगा, पूरी तरीके से रूल करेगा। अगर हम इस पर पूरी तरह से केंद्रित ना हो तो भी अगर वो चाहते तो ढंग से कर सकते थे, बट जो उनकी सप्रेसिव पॉलिसी थी ना अपने ही देश के लोगों को, वो भी पाकिस्तानी था, अपने ही देश के लोगों को इस तरह से सप्रेस करना कहीं भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। तो जिसके कारण वहाँ के पूर्वी पाकिस्तानी जो थे, वहाँ के बंगाली बंधु लोग, उनके दिलों में रोष उत्पन्न हुआ। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं इस पर, जैसे देखें कि चुनाव हुए थे 1970 में, तो चुनाव होने के बाद जी अगर आप बात करें कि एक्चुअल में क्या था रीज़न में। नहीं एक मैं आपको एक बार फिर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। क्या था कि आखिर विकास से इतना महरूम क्यों किया गया? इसलिए भी महरूम किया गया क्योंकि आपके पास जो संसाधन जो मौजूद थे, उस संसाधन को वहाँ तक पहुँचाने में अच्छा खासा टाइम भी लग रहा था और इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा था। अगर आप ईंधन की भी मतलब काफ़ी ज़्यादा खपत करना पड़ रहा था। इस वजह से उसे मरहूम रखा जा रहा था, जो पूर्वी पाकिस्तान वालों को नागवार गुजर रहा था कि आखिर भाई हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हम पर अब क्यों मरहूम कर रहे हो इस सारी चीज़ों से, हमारा भी हक बनता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से रोष कैसे उत्पन्न हुआ, जिस तरीके से हम युद्ध की ओर हम जाते हैं? रोष देखिए, रोष तो उनको सबसे पहली बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ मतलब हाँ, मतभेद थे आपस में, मतभेद उनको हो उनका रहे थे, राइट नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी जो कारण थी, जो ये भावनाएं उभर के आ गई अचानक से, वो था 1970 में। 1970 में चुनाव हुआ। तो चुनाव के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए, उसके दौरान वहाँ पे एक नेता हुआ करते थे शेख मुजीबर रहमान। तो उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ उन्होंने बोल दी कि हमें जो है एक नया देश चाहिए होगा, क्योंकि इस पाकिस्तान के साथ रह के हमारा भला नहीं होने वाला है। नहीं, उसमें एक और भी चीज़ हुई थी 1970 में, जो एक्चुअली क्या था कि 303 शायद टोटल सीट थी। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को टोटल मिला करके 303 सीट होती है, उसका 50% से एक अधिक, जो कि इंडिया में भी वही रूल है कि आपको मेजोरिटी लाने की सरकार बनाने के लिए चाहिए था। और वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में 163 सीट थे। तो पश्चिमी में जितने भी सीट थी और पूर्वी में भी जितने सीट, उन दोनों को मिला करके 152 सीटें चाहिए, होनी चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फेवर में चला गया शेख मुजीबुर रहमान के कि 163 जो पूर्वी पाकिस्तान में था, जिसकी क्या बांग्लादेश जानते, इसमें से 161 सीट इन्हीं को मिल गई। इनको ही मिल गया, सिर्फ 2 वोट अलग, मतलब सिर्फ 2 सीट इन्हें कम मिली थी। बाद बाकी मतलब अब ये कहें कि एक प्रकार से 99% सीट पर इनका कब्जा हो गया था। तो एक ये सरकार बनाते, हालांकि ये डिमांड तो अलग देश का मांग इन्होंने जीतने के बाद किया था, लेकिन एक जो राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य था वो यही था कि अगर ये प्रधानमंत्री बनते या राष्ट्रपति बनते तो पूरे पाकिस्तान पे रूल करते, इनका ही राज चलता, इनका ही राज चलता। जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो मुख्य पाकिस्तान है, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई पूर्वी पाकिस्तान का कोई बंदा हम पर पूरे पाकिस्तान पर रूल करे। या फिर आप यूँ कहें कि शेख मुजीबुर रहमान जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बंगाल के नेता थे, तो कोई बंगाली पूरे पाकिस्तान पर राज करे, हाँ, ये उनको नागवार नहीं था, ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। मतलब दोयम दर्जे के पाकिस्तानी मानते थे वो लोग पूर्वी पाकिस्तानी को। तभी तो काफ़ी समय से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, काफ़ी पहले से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था। अब आप वो तो 1970 में वो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो चुन लिए गए इलेक्शन में, और उनके बाद जो है तो चुन लिए गए वो। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक भाषण दिया। भाषण उनका ऐसा था कि अभी हमको चाहिए एक नया देश जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। हम सारे बंगालियों को एक अलग देश चाहिए जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। तो इससे आह्वान किया था कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। हाँ। पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा है, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो हम पर जो अत्याचार कर रहे हैं, सेना जो अत्याचार, इसके अगेंस्ट आप खड़े होइए। मतलब एक प्रकार से विद्रोह करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। हाँ, तो ये जो यूनाइटेड
होने का जो आह्वान किया गया था और बांग्लादेश की जो डिमांड की गई थी शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, ये सुन के जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले वहाँ जो आर्मी जो है ये उनको नागवार गुजरा और उनको अरेस्ट कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करने का ये हुआ, निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग थे। यहाँ पर एक और मैं क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट तो किया गया, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान में नहीं रखा गया। हाँ, उनको पश्चिमी पाकिस्तान में ले गया था, वो अपने इलाके में उनको कैद किया गया था। बिल्कुल तो सही है। ये भी एक और भी मतलब क्या बोलते हैं, जले पर नमक छिड़कने वाले काम किया। अब मतलब आग में मतलब जितने भी आप मुहावरे आप यहाँ पे चाहो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, कि आग में घी डालने का काम किया कि आप हमारे नेता को जो एक लोकतांत्रिक तरीके जिसको हमने चुना उसको पकड़ के पश्चिमी में कैसे लेकर के अपने एरिया में ले आके उनको बंद कर दिया गया। बंद तो ये कर चीज़ दिया लोगों गया। को नागवार गुजरी और तभी जो है हम लोग जो ये मुक्ति वाहिनी सेना का नाम सुनते हैं, तभी उस सेना का जो कि आप कह सकते हैं कि विद्रोही सेना थी, तो उसका निर्माण हुआ। और आगे चलकर कौन थे ये विद्रोही, मतलब इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इसमें पूरे बंगाल के, पूर्वी बंगाल के जो लोग थे वो पूरे काफ़ी बहुतायत में शामिल थे। मतलब पब्लिक भी शामिल थी और कुछ मिलिट्री भी होंगे। पब्लिक भी शामिल थी वहाँ। उनके जो अपने लोग थे जो वहाँ पे रूल कर रहे थे, या शेख मुजीबुर रहमान के जो लोग थे उस टाइम, तो वो लोग भी शामिल थे। पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में शामिल थी वहाँ पे। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि कैसे उनका प्रतिकार रहा पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध में। तो इस तरह से वो सेना बनी, संगठित हुई, उसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी सेना, जो कि अपनी आज़ादी के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब क्या हुआ कि इनको दबाव में आके छोड़ देना पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान जो है शेख मुजीबुर रहमान को कुछ महीनों बाद छोड़ देना पड़ा उनको। जब वो छूट के आए तो पूरी तरह से उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना को लीड किया। वो उसका एज ए लीडर नेतृत्व करते चले गए। तो ये अभी तक का जो सीन रहा ये रहा कि उनको जेल हुई, लोग एक मुक्ति वाहिनी सेना बनी और उसके बाद छूटने के बाद वो उसको नेतृत्व करने लगे और पूर्वी पाकिस्तान का पूरी तरह से नेतृत्व उन्होंने किया पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, मतलब एक प्रकार से क्लियर हो गया कि ये मतलब आपने उसे पकड़ते लेकिन दबाव में आप छोड़ना पड़ा आपको। तो क्या यही एक वजह थी कि मतलब युद्ध के लिए प्रेरणा, मतलब अब यहाँ पर इंडिया की एंट्री कैसे हो जाती है? देखिए, इंडिया की एंट्री ऐसे होती है कि मदद मांगा गया था। क्या मदद मांगा गया था मुक्ति वाहिनी सेना की तरफ से, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक बार संसद में बयान दिया था कि हम जो है हमारा पूरा समर्थन मुक्ति वाहिनी सेना के साथ है। और इन्होंने जब ये कहा तो पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो वहाँ के हुक्मरान थे, उनके दिमाग में ये बात बैठी कि हो सकता है आगे जाके भारत उसकी मदद करने के लिए हमारे ऊपर हमला करे या कुछ ऐसी कार्रवाई करे जो कि पश्चिमी पाकिस्तान को नुकसानदेह हो सकता है। तो इस वजह से वो भी सतर्क हो गए थे। पाकिस्तान भी सतर्क हो गया था कि भारत हो ना हो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो चूँकि भारत का ये ख्याल था कि हमारा पड़ोसी देश है, हमारा हम वतन रहा है कभी, अभी तो पाकिस्तान का, बट हमारे भाई बंधु ही हैं तो उनका कुछ हेल्प करना चाहिए। तो कुछ तो ऐसी बातें हुई होंगी ना जिस वजह से मैं आ रहा हूँ उस पर। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, दूसरा कारण ये भी रीज़न था कि जब इतना अत्याचार होने लगा पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पे, तो लोग पलायन करने लगे। पलायन करके लोग जाते कहाँ, तो पलायन करके लोग इंडिया ही वापस आने लगे। बंगाल के साइड में, पश्चिम बंगाल में, आसाम में आके लोग काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आके वो बस गए। तो जिसके कारण भारत को भी प्रॉब्लम होने लगा लोगों को हैंडल करने में, और अत्याचार तो वो कर ही रहे थे, वो दुनिया के सामने विदित है। तो यह सब देखते हुए भारत ने निर्णय लिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब हमको मदद करनी चाहिए और इसको इसका हक दिलाना चाहिए, जिसके कारण आगे युद्ध होता है। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से 1971 के मार्च के महीने की शायद ये बात थी, ये सारी चीज़ें। हाँ, फरवरी मार्च के बीच की बात थी। उस टाइम मार्च तक शायद 70 लाख लोग पलायन करके इंडिया में आ चुके थे। हाँ, संभवतः, बिल्कुल, लगभग आसपास, करीब उसके आसपास। तो अब क्या है ना, आगे जैसे मार्च के आसपास की बात है, तो अभी युद्ध की तैयारियां चल रही है ज़ोरों शोरों से। इंदिरा गांधी ने अपने भारत के जो जनरल थे, आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ, नाम सुना होगा, बिल्कुल हमारे देशों को नहीं सुना होगा, तो काफ़ी फेमस रहे हैं, 1971 के वॉर हीरो रहे हैं। तो जनरल सैम मानेकशॉ को उन्होंने बोला कि आप जो है अब चढ़ाई कर दीजिए पाकिस्तान पर, अब हमला बोल दीजिए। तो सैम मानेकशॉ ने का कहना था उस टाइम में कि ये जो महीना है अभी अप्रैल, मई, जून, ये सब जो है वो बरसात वाले महीने हैं। तो बरसात में अगर हम जाएंगे हमला करने को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चारों तरफ
पहाड़ियाँ, कीचड़ का ये सब रहते हैं वहाँ पे। मतलब सब कोई समतल मैदान नहीं है, हाँ, पर ढेर सूखा सारी मैदान नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर चाइना है और लेफ्ट साइड में पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का मेन पाकिस्तान है। पश्चिमी। उधर सूखा है, ऊपर सूखा है। अगर किसी तरह से भी उधर के पाकिस्तान ने चाहा तो वो आसानी से अड़ंगा लगा सकते हैं, चाइना के साथ मिलकर भी अड़ंगा लगा सकते हैं, और हम फंसे रहेंगे पानी और दलदल के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि शैमोनिक शाह ने उस समय डिनाई किया था इंदिरा गांधी को, और बोला था कि नहीं, ये सही समय नहीं है कि अभी हम जो आज का बांग्लादेश है, तब का पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ पर जाके हमला करें और उनको बचाएं। मतलब मार्च में उन्होंने पूरी तरह से निकल कर दिया। हाँ, मार्च में इनकार कर दिया कि अभी आने वाले अप्रैल मई में जो महीने हैं वो काफ़ी बारिश वाले महीने होते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ कि फाइनली एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग ठंडी में जो है नवंबर दिसंबर का टाइम में हमला करेंगे, और इस बीच में क्या करेंगे, अप्रैल से लेकर नवंबर या दिसंबर तक के बीच में उनका एक शेड्यूल बना के हम लोग जो है वो मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग देंगे अच्छी तरह से, ताकि वो लोग पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। और इस बीच में एक रूस के साथ भारत का समझौता भी हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। आप जानते हैं आगे रूस भी पिक्चर में आएगा कि किस तरह से उन्होंने भारत की मदद की थी, जब भारत भी आगे जाके घिर चुका था चारों तरफ से। तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसके लिए अभी यहाँ तक रखते हैं कि इन्होंने ट्रेनिंग दी, ठीक है। अब समय आ जाता है दिसंबर का। नवंबर तक तो सब ठीक चला, ट्रेनिंग वगैरह सब दिया जा रहा था उस बीच में मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना के द्वारा। दिसंबर में प्लानिंग थी भारतीय सेना की कि हमला करने का, बट कहते हैं ना पहले हमला नहीं कर सकते। हाँ, कि अगर आप पहले हमला करते तो इंटरनेशनली आपको जवाब देना पड़ता है। जवाब, हाँ, तो यहाँ जवाब पे हो जाता है। यहाँ पे एक सीन ऐसा हुआ कि भनक लग चुकी थी तब तक पाकिस्तान को कि भारत हमारे विरुद्ध कुछ तैयारियां कर रहा है, ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, 3 दिसंबर को हमला कर दिया भारत पे। रहा नहीं गया उससे ना रहा नहीं गया। और भारत के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि भारत को अब जवाब नहीं देना पड़ेगा कि हमने उस पर हमला किया है। वो अपनी प्रतिकात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। वो जो ये था इंडिया का जो पॉलिसी रही है कि हम कभी पहले आगे बढ़कर हमला नहीं करेंगे। आज तक भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, ना आगे वो वो करेगा। वो इस पे कायम रहे वो। बिल्कुल। तो अब चूंकि कोई देश आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आपका हक बनता है कि आप अपना डिफेंस कीजिए, राइट। तो भारत को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया कि आप जो है, आप चाहते भी थे करना, बट कुछ वजह से आप रुके हुए थे। बट पाकिस्तान ने हमें ये मौका दे दिया कि भारत जो है वो उस पर हमला करते, आ बैल मुझे मार। तो ये गलती कर दी उन्होंने आगरा और पंजाब के कुछ हिस्सों में, इवन कश्मीर में भी उन्होंने हमला किया। तो भारत को जवाबी कार्रवाई करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। भारत ने धड़ाधड़ हमले किए उसके बाद, और अभी हम मेन युद्ध की ओर बढ़ चले हैं, तो उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं बताना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल विस्तार से, पूरी अच्छे से बताइए। तो अभी जो है युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू होने के बाद धीरे धीरे भारतीय सेना हावी होने लगी। टैंक के टैंक, प्लेन के प्लेन यूज़ होने लगे। तो इसका एक इंसिडेंट बहुत ही अच्छा वाक़या है जो आपने सुना होगा पहले भी, लोंगोवाला का एक किस्सा है। राजस्थान का एक इलाका है लोंगोवाला, वहाँ पे भारत के सिर्फ 1200 सैनिक तैनात थे। अच्छा, 120 सैनिक तैनात थे लोंगोवाला में, ठीक है। अब 2800 की फ़ौज विथ टैंक, आर्टिलरी, सब पाकिस्तान के जो वहाँ के सैनिक थे वो लोग बढ़ रहे थे कि क्षेत्रों में, कश्मीर में, आगरा में वगैरह हमला तो उन्होंने पहले स्टार्ट कर ही दिया। भारत को मौका मिल गया। अभी क्या हुआ कि राजस्थान का एक इलाका है लोंगोवाला में भारत के सिर्फ 120 सैनिक मौजूद थे उस टाइम पे जिस रात हमला हुआ था, और उनके पास लगभग 2800 की संख्या में सेना थी विथ टैंक्स और आर्टिलरी, पूरा फुल फ्लेश्ड। वो लोग भारत पे बहुत तेज़ी से हमला करने के लिए आ रहे थे। लोंगोवाला पोस्ट है, तो भारत के पास सिर्फ 120 सैनिक थे। तो इनको कहा गया कि आप पीछे हट जाइए, आप बहुत ही कम है, चूँकि सिख रेजिमेंट था वहाँ पे, तो उनकी दिलेरी तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम युद्ध करेंगे। और वहाँ पे जनरल शैमानिक चौबे थे। अच्छा, मतलब उनकी सहमति से मतलब वो चल रहा था सीन। बिल्कुल, पीछे नहीं हटना है। हाँ, पीछे नहीं हटना है। तो अभी क्या किया गया कि उन्होंने चाल चला, चूँकि संख्या में कम थे, तो उन्होंने अपने जो सिपाही, जो भी 120 सिपाही थे, उनको थोड़े थोड़े जत्थे में चारों तरफ से उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया, ताकि अगर कोई भी उधर से सेना आती है, टैंक आती है, तो चारों तरफ से हमला कर सके। इस स्थिति में उनको यह आभास भी नहीं रहेगा कि उनके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, क्योंकि जब चारों तरफ से हमला हुआ तो ऑब्वियस ही बात है कि संख्या में आप ज़्यादा हैं,
ठीक है। तो यही चीज़ सेम हुआ, उन्होंने वो जब कूच किए वो और लोंगोवाला के पोस्ट के पास तक जब पहुँचे पाकिस्तानी सेना टैंकर के साथ, तो उनको लगा क्या कि चारों चौतरफा हमला हो रहा है, तो उनके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो कि सिर्फ 120 सिपाही जो है इस तरह के हमला कैसे कर सकते हैं। उस पर भी प्लस उन्होंने उससे पहले क्या किया था कि कुछ माइंस बिछा दिए गए थे, रेगिस्तान का इलाका था वो, माइंस बिछा दिए गए थे, और माइंस चूँकि उनके पास उस संख्या में नहीं थे जिससे उतने ज़्यादा सेना को कंट्रोल में किया जा सके पाकिस्तान की, तो उन्होंने एक बहुत ही चातुर्यपूर्ण कार्य किया कि जो खाने का टिफ़िन होता है, हम आप जानते हैं लेयर बाई लेयर जो टिफ़िन बनता है, उस टिफ़िन को उल्टे मुँह करके उसमें ईंटा या पत्थर भर के उसको ज़मीन में गाड़ दिया एज ए माइन, ताकि सामने वाले को प्रतीत हो कि बहुत सारा माइन लगा है, जबकि एक्चुअल में वो टिफ़िन था, कुछ एक ही माइंस थे जो वहाँ लगे थे। तो जैसे ही माइंस की जद में पाकिस्तानी टैंक है, 2-4 टैंक उड़ गए, तो इससे मन में पाकिस्तानियों के जनरल जो थे नियाज़ी, उनके मन में संदेह हुआ कि हो ना हो चारों तरफ ये बिछा हुआ है, सो हमको पहले माइंस हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने, रात का समय हो चला था, माइंस हटाने में लगभग 6 से 8 घंटे लगा दिए। सुबह के 4 बज चुके थे तब तक। भारतीय सेना चाहती थी कि तब तक ही उनको रोक के रखा जा सके। सुबह में तो हमारा जो एयरफोर्स है उससे भी मदद मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वैसे एयरक्राफ्ट नहीं थे जो रात में हमला कर सके। तो उनकी ये चाल कामयाब रही। सुबह के 4 बज गए और थोड़ा बहुत उनको फंसाते हुए सुबह के उन्होंने 5 साढ़े 5 बजा दिया गया। एयरफोर्स को ऑर्डर हुआ, एयरफोर्स आया और उसके बाद भयानक बमबारी हुई। जहाज़ के जहाज़, टैंक के टैंक उड़ा दिए गए। इधर जब नौसेना को ये बात पता चली कि भाई आर्मी अपना काम कर रही है, वायुसेना भी अपना काम कर रही है, तो नौसेना जल सेना क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी उतार दिया अपना जो जहाज़ था, वो उतार दिया। NS विक्रम आई थिंक था। हाँ, वो विक्रांत था। अच्छा सॉरी, विक्रांत। हाँ, तो विक्रांत की एंट्री अब होती है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि विक्रांत बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाज़ था। क्योंकि अगर विक्रांत नहीं होता तो हो सकता है कि वो लड़ाई में भी इंडिया हार भी सकता था, चांसेस थे। और विक्रांत से पाकिस्तानी लोग बहुत ही घबराए हुए थे। तो इसको काउंटर करने के लिए अभी दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा बनाया गया जो पनडुब्बी बोलते हैं, युद्ध पोत पानी के अंदर जो चलता है सबमरीन, उसका सहारा लिया, क्योंकि PNS गाजी, हाँ। PNS गाजी नाम था उसका। तो उन्होंने उतारा। वो इनफैक्ट काफ़ी सही में काफ़ी शक्तिशाली सबमरीन था जो इफेक्ट डाल सकता था। वैसे उसमें तो एक के दुखे थे ही, लेकिन उसमें से भी एक गाजी था उसके पास। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मूवी भी बन चुकी है। सो जो जानते होंगे वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं। तो इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो, पाकिस्तान की दृष्टि से भी और भारत की दृष्टि से भी वो ख़तरनाक साबित हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही अगर जैसे ही उन्होंने उतारा अरब सागर में, उसके बाद बे ऑफ बंगाल की तरफ वो लोग बढ़े सबमरीन, तो इस भारतीयों ने ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न फैलाया, क्योंकि जानते थे वो लोग भी कि कुछ जो मुखबिर हैं पाकिस्तान के वो भारत में आज भी मौजूद है। तो क्यों ना कुछ ऐसा अफवाह उड़ाया जाए, उन मुखबिरों तक उनके कान में ये चीज़ दिया जाए कि जो INS विक्रांत है वो विशाखापट्टनम के पास खड़ा है। ठीक है, विशाखापट्टनम, जबकि एक्चुअल में वो वहाँ था नहीं। एक भारत का दूसरा जहाज़ था, PNS राजपूत मौजूद था। और जैसे ही PNS विशाखापट्टनम की ओर मुड़ा, जो कि उनको खबर दी गई थी कि विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम है, लेकिन एक्चुअल में विक्रांत नहीं था, वहाँ पे INS राजपूत था, जो कि PNS गाजी को ख़त्म करने के लिए रखा गया था। तो वो गलतफहमी में उधर ना जाकर ये INS राजपूत की तरफ मुड़ गई, और वहाँ पे जाके जैसे ही पहुँची, INS राजपूत को पहले से ही पता था वो आने वाला, वो तैयार था और उसको ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह से बहुत गाजी ख़त्म, इस तरह से गाजी को ख़त्म कर, परेशानियाँ आई थी बट वो फिर अलग, वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो उसको ख़त्म कर दिया गया और इस तरह से INS विक्रांत को बचा लिया गया। ये भारतीयों की सूझबूझ की वजह से ही हुआ था। मतलब ऐसा था कि अगर गाजी और NS विक्रांत, हाँ, दोनों में टकराव होने का था। होता नहीं, अगर होता तो क्या विक्रांत को खतरा था? विक्रांत हैंडल कर सकता था उसको, बट इनफैक्ट चूँकि उसका पर्पस कुछ और था, वो वहाँ पे, चूँकि आगे जाके आप देखेंगे चाइना भी और अमेरिका भी बीच में आ रहा है, तो अगर दोनों तरफ से दो तरफा अगर मार हो जाती तो अकेला विक्रांत सहन नहीं कर पाता। ऊपर से वो पनडुब्बी काफ़ी शक्तिशाली थी जो कि PNS गाजी थी, तो उसको, और वो भी जिस INS राजपूत ने उसको ख़त्म किया वो भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं था,
वो डिसफंक्शनल था, वो पार्शियली फंक्शनल था, उसके इंजन ख़राब हो चुके थे, बट फिर भी उसको एक जगह रखा क्योंकि उसको कहीं चलना नहीं था, वो एक जगह पर स्थिर था। वहाँ से ही उन्होंने इंटरनली मिसाइल लगकर उस पनडुब्बी को ख़त्म किया था। तो इस तरह से विक्रांत को बचा लिया गया एक बिगड़े हुए जहाज़ से। अच्छा। तो ये भी एक उपलब्धि मानी जाएगी भारतीय सेना नायकों की कि एक ख़राब जहाज़ से आपने उसके जो पनडुब्बी को ख़त्म कर दिया गया, PNS गाजी को, और विक्रांत को बचा लिया। चलिए, गाजी से बचा लिया, लेकिन जो पहाड़ियों पर जो युद्ध हुआ, जो पहाड़ियों पर जिस तरीके से युद्ध हुआ, वहाँ पर जो भी मिसाइलें थी, मतलब पाकिस्तान के जितने भी वेपन्स थे, हथियार थे, जितने भी थे, वो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के और चाइना के तरफ से आया था। बिल्कुल। अब भारत की तरफ से कोई भी नहीं था, शायद सिर्फ रसिया ही सामने आया था। तो क्या था ये, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल। 2 लाइन बोलना चाहूँगा इस पर। पाकिस्तान उस समय, जो अमेरिका था वो पाकिस्तान का हितैषी हुआ करता था, खुला हितैषी था, कोई छुपा के नहीं, खुला हितैषी था। आज तो फिर भी अमेरिका जो है वो एक्चुअल में किसी का सगा नहीं है, वो बस शो ऑफ करता है, उसको फ़ायदा बस लेना है, वो 2 देशों के बीच का लड़ाई का फ़ायदा उठाता है। लेकिन तब जो था वो, आज तो फिर भी आप भारत का कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि समर्थन करता है, तभी खुलेआम पाकिस्तान का समर्थक था। तो वो एमिनेशंस उपलब्ध कराता था पाकिस्तान को। ये गाजी जो जिसके बारे में भी चर्चा चल रही थी हमारे बीच, वो भी अमेरिका का ही दिया गया एक पनडुब्बी था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और चाइना ने उसको बिल्कुल मदद किया था। अभी चाइना का जैसे जिक्र आया, तो पुराने वाले डिस्कशन को मैं थोड़ा 2 लाइन और लंबा करना चाहूँगा कि जब INS विक्रांत उतर चुका था, तो वहाँ पे अमेरिका, और चूँकि अमेरिका से मदद मांगा गया था पाकिस्तान के द्वारा, और चाइना दोनों भारत के खिलाफ पानी में उतर आए थे, समुद्र में। तो यह सब देख के भारत को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि चिंता की बात भी थी। 2 काफ़ी महाशक्तिशाली देश अगर इकलौते भारत की तरफ अगर आ रहे हैं, 1971 की बात है, उस समय भारत को मुश्किल से 20 साल हुए थे आज़ाद हुए हुए, 20-22 साल। तो उस समय उतना सशक्त नहीं था, पाकिस्तान के लिए तो काफ़ी था, बट इन जैसे बड़े देशों के लिए सशक्त नहीं था। तो इन्होंने अपने मित्र देश रशिया से मदद मांगी, जो कि एक बार में ही तैयार हो गया भारत की मदद करने को, और उन्होंने भी अपना जो 12 जहाज़ों का जो पूरा काफिला था उसको उतार दिया समुद्र में, किसने? बे ऑफ बंगाल को, रशिया ने। अच्छा, रशिया ने। बिल्कुल, इंडिया के पक्ष में, क्योंकि पहले से ही चाइना और जो अमेरिका है वो दोनों समुद्र में आ चुके थे। तो विक्रांत रशिया का था क्या? नहीं, विक्रांत इंडिया का ही था। अच्छा, वो हाँ, विक्रांत इंडिया का ही था। उसके अलावा जब मदद मांगा भारत ने रशिया से, तो उन्होंने जो है सो अपने जहाज़, उनका एक 12 जहाज़ का एक काफिला चलता था, ठीक है, तो उनको उतार दिया गया। वो शायद उनके 72वें बेड़े का ये था, जहाज़ थी, तो उसको उतार दिया गया वहाँ पर समुद्र में, जिसमें पूरी तरह से परमाणु हथियार लैस थे। यह देख के अमेरिका भी घबराया, चाइना भी घबराया। हालांकि अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार थे, बट परमाणु युद्ध होना संभव वाली बात नहीं थी, और चूँकि उन दोनों के बीच में डायरेक्ट टकराव भी नहीं था, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी तीसरे देश के कारण अपने लोगों को जो टाला जा सकता है उसको न टाल के युद्ध किया जाए और मरवाया जाए, ठीक है। तो यह सब देखते हुए और रूस की धमक देखते हुए, तभी रूस अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। तो सोवियत संघ था। सोवियत संघ था तभी, USSR। तो यह देखते हुए चीन और अमेरिका जो है वो आगे नहीं बढ़ा, वो अपने आप कदम उसी जगह पे रोक लिया, और इस तरह से शायद रशिया ने यह भी कहा था कि अगर विक्रांत पर हमला होता है तो इसे हम अपने ऊपर हमला समझेंगे। हमला समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी है। रशिया ने ये स्टेटमेंट दिया था कि विक्रांत पे अगर आपने हमला किया या इंडिया पे किसी भी तरह से हमला किया, तो इसे हम अपने ऊपर हमला समझेंगे, और फिर आप जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। तो इस तरह से देख के रशिया ने बचा लिया अमेरिका और चाइना से इंडिया को। और इस मोर्चे पे भी फिर पाकिस्तान की जो रणनीति थी कि अमेरिका आएगा हमें बचा लेगा, वो पूरी तरह से फेल हो गई। तो भी पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद जम के, अभी तो बांग्लादेश पे युद्ध चल रहा था, जो तभी का पूर्वी पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान पे भी इंडिया सैनिकों ने हमला किया और बुरी तरह लौट डाला उनको। उनके टैंक के टैंक तबाह कर दिए गए, प्लेन उड़ा दिए गए, और अंततः जो है लगभग 93,000 जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे उनको सरेंडर कराया गया। युद्ध के बाद, जो युद्ध लगभग था 12 दिन चला था, और इस 12 दिन के दौरान नेस्ता नाबूद कर दिया गया। चटगांव का जो बंदरगाह था वो ख़त्म कर दिया गया, कराची में बम बरसाए गए, पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। अंततः उनको सरेंडर कराया गया। एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है,
कि ढाका पर कब्जा क्यों नहीं किया आपने? ढाका पे एक्चुअली पहले अनुमति नहीं थी उनको ढाका पे कब्जा करने की। उनको एक पोर्ट को और चिटगांव जो बोल रहे हैं वहाँ पे हमला करने की पहले इजाज़त है, क्योंकि अगर इन दोनों जगह को अगर कब्जा लेते आप कब्जा कर लेते तो ढाका खुद ब खुद आपके कब्जे में हो जाता। तो ऐसा मानना था और उस समय की कुछ ऐसा टैक्टिकल मिलिट्री टैक्टिकल प्रैक्टिस रही होगी जिसके तहत ये काम किया गया, क्योंकि काम करने वाले और समझने वाले तो बहुत experienced हाई होते लेवल के एक्सपीरियंस लोग थे वो सेना में। तो कुछ सोच के ही किया गया उन्होंने। बट मेरी जानकारी के अनुसार इन दोनों को कब्जा कर लेने के बाद ढाका तो खुद ब खुद आपके अंदर हो जाता। तो यही वजह रहा कि डायरेक्ट ढाका पर ना हमला करके उसके आसपास के इलाकों को कब्जा कर लिया। हो सकता है कि पाकिस्तान भी ये सोचो कि ढाका पर हमला करेगा, इस वजह से भी इंडिया ने हमला ना किया हो। में भी हो सकता है, चूँकि कैपिटल था तो उन्होंने हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा फोकस रखा हो, अगर इधर उधर के एरिया पे ज़्यादा फोकस नहीं रखा हो। पाकिस्तान का भी चूँकि यही मानना था, जब भी मुक्ति वाहिनी सेना की भारत मदद कर रही थी तो जो आज का बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान तब का, तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि पूरी तरह से उन्होंने अपना ताकत लगाया हुआ है हमारे एरिया में जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ पे भारतीय फौज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने लोंगेवाला पे हमला करने का दुस्साहस किया और कश्मीर और पंजाब के कुछ प्रांतों में बमबारी करने का दुस्साहस किया था। बट ये उनकी भूल थी। सेना कम रखने का ये मतलब नहीं होता है कि हमारे पास ताकत नहीं है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को आप पकड़ लेते हैं, मतलब सरेंडर कराए जाते हैं, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस था? देखिए 93,000 सोल्जर्स जो है सरेंडर कराए गए। दोनों के जो मेजर जनरल थे दोनों देशों के, उन्होंने आपस में हस्ताक्षर किया। उन्होंने रोते हुए अपनी टोपी और पिस्तौल सरेंडर किया था, जनरल नियाजी। और उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 8 महीने तक करीब उनको बंधक बना के रखा गया। कब तक, मतलब पाकिस्तानी सोल्जर को अगस्त 72 अगस्त, जी बिल्कुल 70 अगस्त 1972 तक उनको बंधक बना के रखा गया। फिर धीरे धीरे उनको छोड़ा गया। बाद में शिमला समझौता भी हुआ जिसके तहत ये ट्रीटी हुई। क्या था शिमला समझौता में, क्या हुआ था? देखिए शिमला समझौता एक समझौता था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। शिमला में ही हुआ था? हाँ शिमला में ही हुआ था, इसलिए इसको शिमला समझौता बोलते हैं। तो उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी हैं, वो उस समय शिमला आए थे। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी जी थी, दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ 1972। और उसके तहत ये निष्कर्ष निकला कि जो भी युद्ध से पहले की जो भी हमारा बॉर्डर है, ठीक है, पूर्वत वैसा ही हो जाना चाहिए। जो भी सपोज़ मैंने आपको छोड़ के अपने अपने एरिया में वापस चला जाए। इन फ्यूचर अगर कश्मीर मसले पे कुछ मुद्दा उठता है तो उस पर भी आपस में बातचीत के माध्यम से ये चीज़ सुलझाया जाएगा, जो कि आप जानते हैं आज तक ये कभी पॉसिबल पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है। वो हमेशा सीज़ फायर उल्लंघन करते ही रहे हैं, आतंकवाद करते ही रहे हैं। तो उनके तरफ से तो इसका कुछ खास मतलब नहीं बना इस शिमला समझौते का। मतलब जिस समझौते के तहत आप इतने सारे रूल्स लगाए, क्लॉज लाए, उसका उल्लंघन पाकिस्तान करता आ रहा है, तब से ही करता आ रहा है। उन्होंने आज तक कभी भी इस समझौते का मान नहीं रखा है। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडिया की एक सॉफ्ट कॉर्नर बोलिए या डिप्लोमेटिक तरीके से उनकी एक हार ही समझिए करीब। उनको शिमला समझौता एक तरह से पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए ही हो गया। लेकिन एक बात और है कि शिमला जब आप जीत रहे थे युद्ध को, तो फिर शिमला समझौता करने की क्या ज़रूरत थी आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए शिमला समझौता आपको इसलिए भी करना पड़ गया ना, क्योंकि बीच में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का दखल पड़ गया था और वो चाहते थे कि ये युद्ध जो है वो प्रेशर था इनडायरेक्टली। आपको खुल के कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली बड़े देशों का भारत के ऊपर प्रेशर था, जिसकी वजह से भारत को मजबूर होना पड़ा उस शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप एक नज़र में देखें तो ये कुछ फ्रूटफुल नहीं रहा भारत के लिए, ये ज़्यादातर फ़ायदेमंद पाकिस्तान के लिए ही रहा शिमला समझौता। 93,000 सैनिक उसके। और मैं ये भी एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, 93,000 सिपाही जो उनके युद्ध बंदी थे, सो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसको POW भी बोलते हैं, वो भारत ने तो छोड़ दिया। लेकिन भारत के जो युद्धबंदी थे, लगभग बोला जाता है कि 54 सिपाही आज भी उनके जेलों में मौजूद है, जिससे पाकिस्तान इनकार करता आया है कि नहीं हमारे पास ऐसे कोई युद्धबंदी मौजूद नहीं है। कुछ होंगे भी अगर तो वो मर चुके हैं अब तक। बट बीच बीच में ऐसी खबरें आती रही हैं चिट्ठी के थ्रू कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा 2-3 खबरें आती रही है सिपाहियों के द्वारा। बट पाकिस्तान आज तक इस बात को मानने से इनकार किया है। तो भारत को तो नुकसान ही हुआ, भारत को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि डिप्लोमेटिकली अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट दिखाने के लिए या यूँ कहे किसी पॉलिटिकल दबाव में आके दूसरी बड़ी कंट्रियों के भारत को ऐसा कदम उठाना पड़ गया। तो
उसने इस तरह से जो 1971 का वॉर है भारत ने फाइनली सरेंडर कराने के बाद जीता। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के 12 दिन ही युद्ध चली थी, आप युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा युद्ध से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि आखिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए। क्या इसके 1900 ये जो युद्ध हुआ 71 का, इसमें क्या इंडिया को कुछ दुष्परिणाम भी निकले होंगे? एज इंडियन हम ये तो नहीं काउंट करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हर युद्ध का देखिए कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो होता ही होता है। जान माल की क्षति होती है, लोग घर बेघर हो जाते हैं, लाइवलीहुड में प्रॉब्लम होता है। तो युद्ध नहीं, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कि अभी ये भी कहा है कि शिमला समझौते में विदेशी ताकतों का हाथ था। तो क्या युद्ध जीतने के बाद क्या वो विदेशी ताकत डायरेक्टली हम बोलते हैं, अमेरिका हो या फिर चाइना हो, क्या इन लोगों से रिश्ते बिगड़ गए? किस हद तक बिगड़ गए? भारत की तरफ से मैं तो नहीं समझता कि रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि देखिए चाइना तो शुरू से ही प्रेशर तो डाला होगा कि चूँकि एक और भी तो बात हो सकती है कि मुस्लिम राष्ट्र जिसे वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान हार जाए युद्ध, वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो रहे होंगे। अब जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया जब 1972 का युद्ध, मतलब एक प्रकार से आप ये समझे कि आपके घर का आदमी किसी से हार जाएगा तो आप उनसे दोस्ती तो रखेंगे नहीं ना। ऐसा कुछ 71 के युद्ध में देखने को तो नहीं मिलता कि बाकी दूसरे मुस्लिम मुल्क ने ऐसा कुछ बैर नहीं, रखा होगा। उस वक्त क्या हुआ था कि सऊदी अरब, टर्की, मलेशिया, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, कुवैत, सारी जो इंडिया से जो उसका 36 का आंकड़ा जो शुरू हुआ वो 72 के बाद से ही हुआ है स्टार्ट। तो क्या जो 72 के बाद जो इंडिया के जो हालात जो बिगड़े हैं मुस्लिम राष्ट्रों के, उसमें 1971 का युद्ध का रोल हो सकता है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा ही, बिल्कुल ही है। और बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप देखें तो जिस बेसिस पे पाकिस्तान बना था, तो कोई भी नहीं चाहेगा हम वतनी या हम रिलीजन के जो सेम रिलीजन के लोग हैं अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, क्योंकि उनमें एक उम्मा का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो लोग चाहेंगे नहीं कि हमारे अंदर जो है हमारे लोगों को अगर कहीं परेशान किया गया हो, तो जो परेशान करने वाला है भले ही वो परेशान नहीं कर रहा हो, तो उसके खिलाफ़ जो है वो थोड़ा सा द्वेष भावना रखते ही रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1971 का जो युद्ध है वो रोल प्ले करता है, बट 100% तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ज़रूर उनके मन में ये होगा कि हमारे हम रिलीजन वाले जो देश है उनको तकलीफ़ दिया गया, तो हम इसे थोड़ा बैर करके रहें। ओके, एक और चीज़ है, 1972 से लेकर अमेरिका से तो अपने से तब सुधरे हैं जब अटल जी आए, जॉर्ज बुश से काफ़ी बाद में हुई। तो इंदिरा गांधी क्या रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं किया उन्होंने? वैसे अपना सिर्फ हीरो बनने की कोशिश में रही वो। हमने बांग्लादेश बना दिया, हम बहुत खुश हो गए। कुछ कार्य किए गए थे बिल्कुल, उनके कार्यकाल में भी या फिर उनके बाद जो अपने प्राइम मिनिस्टर बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो बट तब तक क्या था कि अमेरिका का प्रभुत्व ज़्यादा था। अगर भारत उस लेवल पे नहीं था कि अमेरिका से कुछ बोल के अपनी बातें मनवा सके, आज की जैसी स्थिति नहीं थी तभी तो। और दूसरा कि उनका यूनाइटेड नेशन में अच्छा खासा दबदबा रहा है, आज भी है, अमेरिका का आज भी है। तो भारत उस समय इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था कि अपनी बात को रख के और मनवा ले यूएनओ से या अमेरिका से। तो ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल से कि किस हद तक भारत सफल रहा था, लेकिन हाँ कोशिशें जारी थी, कोशिश की गई थी। आने वाली सरकारें भी कोशिश कई बार कर चुकी थी अमेरिका से रिश्ते सुधारने की। कुछ रिश्ते सुधरे भी थे, बट जो सॉफ्ट कॉर्नर बोलते हैं ना कि सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका का शुरू से ही पाकिस्तान के जो तरफ है, पाकिस्तान के फेवर में है, वो रहा था। तो इस वजह से पाकिस्तान ही तब तक प्रायोरिटी में था, इंडिया प्रायोरिटी में नहीं था उस समय तक। ओके, और सबसे पूरे युद्ध में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये था, 93,000 सैनिकों आप रिहा करते, क्यों किए रिहा? क्या आप कश्मीर पर डील नहीं कर सकते थे? ये एक मैं वीक पॉइंट मानूंगा इंदिरा गांधी जी का। उनके पास अपर हैंड था युद्ध जीतने के बाद। आपके पास ये आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी युद्ध में 1 लाख के आसपास सरेंडर नहीं कराया गया है।
तो यहाँ अमेरिका तक ने नहीं कराया। बिल्कुल, किसी भी युद्ध में किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं हुआ है। उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो बहुत ही बड़ा अपर हैंड था इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर, बट सबने सबसे बड़े बात तो ये था, इन्हें सब सरेंडर करवाते, बल्कि 8 महीने तक उसे कैद रखते हैं, और इस 8 महीने में कितना कुछ चेंज हो सकता था। आप चाहते तो पहल कर सकते थे। कश्मीर मुद्दा ही नहीं है, और कई सारे मुद्दे ऐसे थे जो सॉल्व किए जा सकते थे, बट आप इसे इंदिरा गांधी की डिप्लोमेसी बोलिए, वीक डिप्लोमेसी बोलिए, या कुछ दुनिया के सामने कुछ अच्छा ही ज़्यादा बनना था, ये दिखाने के चक्कर में एज ए ग्लोबल लीडर बनने की मतलब ये थी कि भाई हम बहुत ही बड़े नेता हैं, सॉफ्ट है, माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाने के लिए, जो कि एक देश के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचिए और आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान आपका चिर प्रतिद्वंदी और कितना बड़ा दुश्मन है, उसके साथ बिना किसी, चलिए युद्धबंदी को छोड़ दिया वो ठीक है, बट बिना किसी शर्त के छोड़ देना, ये मुझे लगता है कहीं से भी तर्क सांगिक नहीं था। आपको शर्त रखनी चाहिए थी। मसले अभी भी आपके पाकिस्तान के साथ फंसे थे, आप चाहते तो आप रिजॉल्व करने के लिए शर्त रह सकते थे और पाकिस्तान को मानना पड़ता वो चीज़। ये भी डन फैक्ट है, 93,000 सैनिक मैटर करते हैं, बहुत ह्यूज नंबर होती, और इस ह्यूज नंबर पे आप कुछ भी करवा सकते थे पाकिस्तान से। और उस 70s के टाइम में लगभग 1 लाख सैनिक काफ़ी मायने रखते थे, काफ़ी मायने रखते थे। तो इस तरह से मैं समझूंगा ये थोड़ी वीक डिप्लोमेसी रही, वीक स्टेप रहा इंदिरा गांधी का, जो उन्होंने छोड़ते समय जो युद्धबंदी थे, वार्स ऑफ प्रिजनर्स थे, उनको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। तो ये मैं एक वीक पॉइंट मानता हूँ उनका। उनको कुछ रखना चाहिए था ऐसा, जो भारत के लिए आगे आने वाले समय में बिल्कुल लाभदायक साबित होता। चलिए, लौह पुरुष आयरन मैन, ये हम मानते हैं पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल, आयरन मैन, उसी की मेमोरी में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया गुजरात में, अहमदाबाद के पास में बनाया गया। लेकिन अगर आयरन वुमेन, आयरन लेडी कहा जाएगा तो इंदिरा गांधी को कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बोलते हैं उनको आयरन लेडी, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन क्या यह पदवी के लायक थी इंदिरा गांधी? देखिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा की है, ठीक है, जो तब तक के काल में, जब तक उनको उपाधि दिया गया, आज तक के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात करेंगे, नहीं, हम 1971 के युद्ध के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। हाँ, तो 1971 तक के बारे में अगर आप बात किया जाए तो आप अब उनको आयरन लेडी का उपाधि कब दिया गया है, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना सा जानना है कि 1971 में उनकी जो हरकतें थी कि मतलब उन बगैर, देखिए बाकी इजी वे में अब हर चीज़ को जाने दे रहे हैं, अब युद्ध में भी यह हो रहा था, बस अपने सेना के हवाले कर दिया। क्योंकि मैंने कई रिपोर्ट्स मैंने इसे पढ़ा हूँ मैं, जिसमें ये देखा गया है, लिखा गया अच्छे से कि सेना को तो अब हवाले कर दिया कि आप 1972 का 71 का युद्ध लड़िए, और युद्ध में लड़ें, हमारे सेना में ताकत थी, इतनी पावर थी, रशिया का भी सपोर्ट था, नेतृत्व अच्छा था, नेतृत्व भी अच्छा था सेना का, आप जीत गए। लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो होता है कि अगर आज के डेट में किसी का भी युद्ध होता है तो प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी नींदें उड़ जाती है, मतलब पूरी तरीके से अफेक्टिव हो जाता है। उससे पहले हालांकि अमेरिका का दौरा की थी युद्ध से पहले, लेकिन आप जब युद्ध चल रहा होता है तो बिल्कुल आप नो एक्टिविटी, जो आपके चेहरे पर सिकन तक नहीं है, क्या आप इतना निश्चिंत हो सकते हैं? और उसके 8 महीने तक आप उसको बंदी भी बना लेते हैं, इजी वे में छोड़ देते, क्या इतना इजी वे में आप कैसे ले सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर? तो इसको हम आयरन लेडी कैसे कहेंगे हम? कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने वो सही किया, बट हाँ आपका कहना सही है, जो युद्ध के बाद का जो स्टेप था ना, युद्ध के बाद का स्टेप में ज़रूर कहीं ना कहीं वो मात खा गई, बट चूँकि तभी कांग्रेस का ही वर्चस्व था, और ये उपाधि देने वाले भी जो ज़्यादातर 90% उपाधि जो दी गई है कांग्रेस के लोगों द्वारा ही दी गई है, आज़ादी के समय से आज तक जो भी उपाधि दी गई है, तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि उनको उपाधि जो मिली है वो कांग्रेस के द्वारा ही मिली है। मैं ये नहीं कहूँगा वो हकदार नहीं थी, बाद में भी उन्होंने काफ़ी कड़े निर्णय लिए हैं, बट कुछ गलत भी साबित हुए, कुछ सही भी साबित हुए हैं। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो मैं ये नहीं समझता कि आयरन लेडी कहना गलत होगा, बट अगर आप 100% बात करेंगे कि हाँ 100% वो आयरन लेडी थी, तो इसको भी मैं सही नहीं मानता। कहीं ना कहीं आप 50% उपाधि दे सकते हैं, बट 100% लाइक उन्होंने काम नहीं किया है। मतलब 1971 में आप इंदिरा गांधी की एक्टिविटीज़ को पे आप
50 नंबर परसेंट। हाँ 50% आप सही बोल सकते हैं। 50% युद्ध के बाद की खास करके जो चीज़ें हुई हैं उसमें मैं सरासर उनका जो कार्य है जो उन्होंने किया उसको मैं सही नहीं ठहराता। चलिए, एक और सवाल है कि 1971 का युद्ध जीतने के बाद क्या इंडिया की साख बढ़ी होगी? क्या अमेरिका, ब्रिटेन या फिर चाइना इंडिया को सीरियसली लिए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से भारत ने, चूँकि रूस ने सिर्फ अड़ंगा लगाया था, रूस ने कोई हमला करके भारत की मदद उस समय इस तरह से नहीं की थी। उसका बस इतना था कि उन्होंने समुद्र में अपना बेड़ा लगाया ताकि अमेरिका और चाइना उस तक ना पहुंच सके। अदरवाइज़ 1 to 1 लड़ाई में भारत ही काफ़ी था पाकिस्तान को संभालने के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया और जिस तरह से रूस मदद के लिए आगे आया, अपना नुकसान समझते हुए भी वो भारत की मदद के लिए आ गया, इससे भारत की धाक का पता चलता है। और सिर्फ अमेरिका और चाइना ही नहीं, पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था 1971 की लड़ाई में। अब इंडिया की पावर बढ़ी होगी, तो उसके बाद जो इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी दोबारा चुनी जाती है। क्या ये जो मुद्दे थे 1971 की लड़ाई, क्या इसको इलेक्शन में लेकर के जाना, उसके बाद अब हालांकि दोबारा वो चुनी जाती है, बट कहीं ना कहीं बेनिफिट तो ज़रूर मिला था उनको 1971 वॉर जीतने का, इंदिरा गांधी को। हाँ, मेरा बस यही मेरा सवाल था कि क्या आप उसको बेनिफिट मिला, क्या पॉलिटिकल एक मुद्दा भी क्या चुनाव जीतने के लिए क्या क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल रहा होगा। और इन जनरल भी अगर आप बात करें तो ये सब चीज़ें जो है ना वो चुनाव में काम ही आती है। भले ही आप जिस तरह से जिस तरीके से अभी हम लोग कहते हैं मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में कि भाई बालाकोट स्ट्राइक ही किया गया था चुनाव जीतने के लिए, तो क्या ये भी हो सकता है कि मतलब चुनाव जीतने के लिए ही ये युद्ध के लिए गए हों? नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे, जो मोदी के जो समर्थक होंगे वो तो ये भी लाइन बोल सकते हैं आज क्या बीजेपी क्यों। आज की राजनीति तब की राजनीति से बहुत ही अलग है। तभी सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस थी, उतनी बड़ी कोई पार्टी ही नहीं थी जो कांग्रेस को अपोज कर सके उस टाइम पे। धीरे धीरे जनसंघ भी थी, वो बाद में बीजेपी बनते बनते तक उसके पास पावर नहीं था। जनसंघ के पास पावर तभी आई है जब बीजेपी आई है, और अटल जी की सरकार बनने के बाद आप बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर बीजेपी बनी। मतलब 2000 के बाद की जो बीजेपी है ना उसको आप रियल बीजेपी बोल सकते हैं, जो जीतने का मादा रखती है, कांग्रेस को चारों तरफ पट करने देने का मादा रखती है। मेरे कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हंसी ज़्यादा आएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोग ना आज की जनरेशन से हम जोड़ते हैं और अपने हिसाब से उस चीज़ों को हम जज करते हैं। तो इंदिरा गांधी और एक मोदी जी को ले लेते हैं हम साथ में, सबसे ताकतवर नेता मानते हैं, एक तरफ मोदी जी को मानते हैं, इंदिरा गांधी को मानते हैं। तो क्या 1971 की लड़ाई और आगे 99 में भी हुआ, कारगिल का भी युद्ध हुआ, और अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, इस तीनों में से आप किसको टॉप पर रखेंगे? जो 1972 को, 1999 को, या फिर अभी के जो हालात हैं, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक भी बालाकोट में है, एयर स्ट्राइक? देखिए, वो तो नेशनल लेवल पे लड़ाइयाँ थी जो भी आप बात बोल रहे हैं। इवन जो फुल फ्लेश्ड वार जो होता है ना, 1999 का जो कारगिल वार था वो भी फुल फ्लेश्ड वार नहीं था बिटवीन टू कंट्रीज़। फुल फ्लेश्ड वार मतलब पूरी कंट्री हर तरफ से हमला हो रहा है, जैसे 71 में हुआ था, 65 में भी हुआ था पूरी तरह से। मतलब ये होगा कि हम 71 की लड़ाई को हम टॉप पे रखेंगे। हाँ, लड़ाई के मामले में 71 के मामले में नो डाउट बहुत ही साहस और वीर का पराक्रम का जो परिचय है हमारी सेनाओं ने दिया था। 99 में भी हर युद्ध में हमारे वीर जवानों ने बहुत ही अपने पराक्रम का पहचान दिया है। 1971 में चूँकि पूरी कंट्री ही इन्वॉल्व थी तो उसको हम सबसे बड़े युद्ध के रूप में देखते हैं। 65 के युद्ध भी हम इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 65 का भी युद्ध जो हुआ था वो सेटलमेंट करवा दिया गया, फुल फ्लेश नहीं था और आउटकम नहीं आ पाया उसका। वो एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, सेटलमेंट था, उस युद्ध का रिजल्ट नहीं आ पाया था। तो 71 की युद्ध को ही सबसे बड़ा युद्ध बोलेंगे। 99 का जो युद्ध है उसमें भी काफ़ी मशक्क़त, बीइंग अ लोअर साइड, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो ऊपर की चोटियों में बैठे थे और धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे तोप के गोले और गन से, लेकिन मतलब लोअर साइड में होने के बावजूद ने भी इंडिया ने फतह किया था कारगिल नीचे से ऊपर की तरफ। तो वो पराक्रम एक अलग पराक्रम है, बट वो फुल फ्लेश्ड वार जो बोलते हैं ना बिटवीन द टू कंट्रीज़, वो नहीं था। एक सवाल संभवतः मेरा छूट गया था, बीच में पूछना चाह रहे, लेकिन आपको मैंने इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कंटिन्यू बोल रहे थे। जी, पूछ लीजिए। तो सवाल ये था कि क्या जो युद्ध चल रहा था इंडिया और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में,
जो बीच में जो नदियाँ चल रही थी, नदियाँ भी थी, ढेर सारी नदियाँ थी, तो वो लोग उस नदियों की वजह से युद्ध करने में लोगों को क्या कितनी परेशानी आई होगी। परेशानी तो आई ही थी उस टाइम पे भी। उन्होंने एक ट्रिक भी खेला था। अभी आपने ये पूछा तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जो पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध की बात आप कर रहे हैं भारतीय सेना द्वारा, जो कि पश्चिमी जो सेना थी, जो आज का पाकिस्तान है, उसके खिलाफ, बाकी मुक्ति वाहिनी तो उसके साथ थी। भारतीय सेनाओं ने डमी उतारे थे उन जगहों पर, चूँकि वहाँ की नदियाँ और पहाड़ियों में, हालांकि भारतीय सिपाहियों को पहाड़ों में लड़ने में महारत हासिल है, यह अमेरिका आज भी मानता है कि जितनी दक्ष भारत के सिपाही हैं, थल सेना है भारत की पहाड़ों पर लड़ने में, उतनी दुनिया की कोई भी सेना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने हवाई जहाज़ के थ्रू डमी उतारे थे पूर्वी पाकिस्तान का जो इलाका था, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे इतनी संख्या में। देखिए बीबीसी, उस वक्त का जो बीबीसी न्यूज़ था, उसने अफवाह उड़ा दी कि ढेर सारे जो लगभग 5000 के आसपास जो सैनिक हैं वो पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत उतारे गए हैं, और जो पाकिस्तान की मूल सेना है उसको खदेड़ खदेड़ के वो लोग मार रहे हैं। जिसका असर ये हुआ कि जो पाकिस्तानी सेना थी, पश्चिमी पाकिस्तानी सेना, वो बुरी तरह डर गई थी और वो वहाँ से निकलने लगी थी, वो भागने लगी थी वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर, विदाउट वेरी फ्यू कैजुअलिटीज़ के साथ ही भारत की जो सेना है वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में कब्जा करने में सफल हो गई थी उस टाइम। चलिए, आपने 1971 का युद्ध लड़ लिया, आप जीत भी गए, बांग्लादेश आपने बना लिया, लेकिन बांग्लादेश के बनने के बाद, उदय होने के बाद, इंडिया से रिश्ते सुधरते जाने चाहिए। क्या बोलते हैं आप, माई बाप हो, एज ए फादर ही कहेंगे इंडिया को। बांग्लादेश का अगर इंडिया सपोर्ट नहीं कर तो बांग्लादेश का अस्तित्व भी ही नहीं था। अकेले मुक्ति वाहिनी की बस की बात नहीं थी वो। तो रिश्ते सुधरने की बजाय रिश्ते बिगड़ते क्यों चले गए? आज के डेट में हम तो इंडिया को एज ए पाकिस्तान के जो जिस तरह के रिश्ते, उसी पर बांग्लादेश को भी काउंट कर रहे हैं। करीब तकरीबन बनते जा रहे हैं वो लोग। बस बांग्लादेश का यह है कि वो लोग इतने बड़े लेवल पे आतंकवाद नहीं करते हैं ना, ये करते हैं, बट हाँ बांग्लादेशी लोग घुसपैठ करते हैं, इलीगल चीज़ें बेचते हैं। और जो रीजन क्या है, मैं रीजन जानने की कोशिश करूँगा कि रिश्ते जो, देखिए मोटा मोटी रीज़न अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो रीज़न यही है कि बात फिर वही आ जाती है, जब जो जनसंख्या थी हिंदुओं की या बंगालियों के बंटने के बाद जब बांग्लादेश बना, आज आप रेशियो देखिएगा तो मुझे नहीं लगता है वो 10:1 भी होगा, बहुत ही कम है जनसंख्या। हिंदू लगभग ख़त्म हो चुके हैं, या काफ़ी सारे लोग पलायन कर चुके हैं वहाँ पे, अवैध रूप से आके रहते हैं, या लीगली भी अगर रहते होंगे लेकिन वहाँ छोड़ चुके हैं, बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। तो बहुत ही कम जनसंख्या, और फिर ये कॉन्सेप्ट जो रहता है ना अपना ब्रदरहुड का, वो उनमें ज़्यादा है, इस्लामी लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस वजह से भी भारत को जो है, और जब डिवीज़न हो रहा था, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि पूरे हिंदू ही थे जो बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान में सारे के सारे हिंदू थे, मुस्लिम भी थे। तो उस टाइम के जो कुछ मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाह रहे थे, वो अलग देश नहीं चाहते थे बांग्लादेश के नाम से। मतलब वो पाकिस्तान के साथ ही, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में जो हम जो ये कह रहे हैं कि 63 में से 61 सीट जीत गया था ये, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान, तो उसमें से मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं था इसमें। मुस्लिमों का सपोर्ट था बिल्कुल, लेकिन कुछ मुस्लिम जो 2% जो बच रहे हैं वो कौन होंगे? 2% जो बच रहे हैं वो तो वही होंगे ना जो जिताना नहीं चाहते होंगे शेख मुजीबुर रहमान को। मतलब वो कट्टर था जो बोलते हाँ, वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे इस्लाम के प्रति, तो वो चाहते थे हम पाकिस्तान के साथ ही मिलकर रहे, यही हमारा एक इस्लामिक मुल्क है। पता नहीं आगे बनने वाला बांग्लादेश कैसा हो, बंगाली बहुत ज़्यादा है, हिंदू बहुल है, तो हो सकता है ये भी एक हिंदू मुल्क आगे जाके बन जाए। तो ये सब चीज़ हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। आज हम जानते हैं बांग्लादेश भी एक पूरी तरह से एक मुस्लिम मुल्क ही बन के रह गया है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत के साथ जो उसके संबंध सही नहीं हो पाए, उसका सबसे बड़ा एक ये जो रिलीजन बेस्ड जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पे। तो इसके कारण ही भारत से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। प्लस दूसरा कि आपको थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए कि अगर कोई हमारी मदद करता है वो, या हमारी रक्षा करता है किसी आक्रांता से, तो हमें जो रक्षा बचाने वाला है उसके प्रति थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। ये भावना जो है बांग्लादेश ने नहीं दिखाई। आगे आने वाले जो उनके हुक्मरान रहे उन्होंने ये चीज़ दरियादिली नहीं दिखाई, ये चीज़ नहीं मानी। आज के डेट में तो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन चाइना के दबाव में बांग्लादेश आ रहा है, चाइना के सारे पर बांग्लादेश भी काम कर रहा है। डिप्लोमेटिक टेक्निक है ये सब,
धीरे धीरे आप जैसे जैसे चीज़ें समझते जाएंगे पॉलिटिक्स, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा। आप चाह के भी बीइंग ए स्मॉल कंट्री, आपने कर्ज ले रखा है किसी से, तो आप चाह के भी उसके खिलाफ़ नहीं बोल सकते। जैसी हालत पाकिस्तान की अभी है। अगर वो चाइना में उइगर मुसलमानों की हालत ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया जा रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति क्यों है उसके साथ? बांग्लादेश से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो जब इसके पास नहीं है तो बांग्लादेश भी तो उसके ही कैटेगरी का है कोई। हालांकि पाकिस्तान से कई मामलों में उन्नत है, जूट की खेती अच्छी होती है वहाँ पे, उन्होंने अपना व्यापार अच्छा इस्टेब्लिश कर रखा है, बट फिर भी उस लेवल की अभी कैपेसिटी नहीं है बांग्लादेश के पास कि इंडिया के साथ खड़े हो पाए या कंधे से कंधा मिला के चल पाए। तो कुछ चीज़ें खुन्नस के रूप में भी निकलती हैं धीरे धीरे, तो जो हमें बांग्लादेश के साथ आज भी देखने को मिलता है। क्रिकेट मैच होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसके खिलाड़ी कैसा व्यवहार करते हैं, कितनी कट्टरता होती है। खैर, जबकि उनको याद रखना चाहिए कि भारत ने एक टाइम पे हमारे ऊपर उपकार किया था, वो था तभी आज हम हैं। अदरवाइज जिस हिसाब से महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ अत्याचार किया था पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ, मार मार के काट काट के फेंक दिए जा रहे थे, कुएं के कुएं भर गए थे, पार्ट का पार्ट काट दिया जा रहा था औरतों का, तो बहुत ही जघन्य घटनाएं हुई थी। तो इस तरह की चीज़ों से अगर किसी ने बचाया, अगर बांग्लादेश को बनाया उसे, तो ऑब्वियस सी बात है कृतज्ञ होना चाहिए बांग्लादेश को भारत का। बट ठीक है, आगे उनकी थिंकिंग, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। एक और सवाल, क्या आप बांग्लादेश को बनाकर गलती किया इंडिया ने? मैं नहीं कुछ मानता। तो फील हो रही होगी ना, जिस तरह से आप कट्टरता की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आगे चल के बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बन जाए? वो ड्यूरिंग जितना दुश्मनी आजम पाकिस्तान से हमारे कम्पिटिटिव हो जाता है, या हर चीज़ को आप कंपेयर करते हो, बांग्लादेश भी तो हो सकता है बिल्कुल। वैसे भी आज दो राय आज नहीं के है। डेट में तुम जीडीपी भी कंपेयर करते हो, इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है बांग्लादेश नो डाउट, मैंने पहले भी बोला कि अगर कंपैरिजन में आप देखोगे तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने उन्नति हासिल की है, जीडीपी भी उनका अच्छा खासा बढ़ा है। आगे फ्यूचर में देखिए, अभी तो नहीं बोल सकते हैं, अगर कंट्रोल में रहे, दबाव दे के अगर रखा जाए तो कोई भी जो मुल्क है, चूँकि कट्टरता जो है वो समय नहीं लेती, वो बढ़ जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति से जुड़ते चले जाओगे, कट्टरता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। और कौन सा समुदाय कट्टर है हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद से ही जानते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, बट पाकिस्तान के जितना नहीं होगा ये हम होप कर सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर भी बना के रखा गया है, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश उस टाइप का उन्मुक्त नहीं है जिस हिसाब से पाकिस्तान है आज के दौर में। आगे क्या होता है वो तो देखने वाली विषय होगी। चलिए, बांग्लादेश पर बहुत कुछ हम बातें किए, लेकिन इंदिरा गांधी जब इलेक्शन जीत जाती हैं तो फुल्ली क्रेडिट आप खुद को दे देती है 71 के युद्ध के जीते, कि आप अपने सेना नायकों को नहीं दे सकते थे, और जो जनरल को तब क्रेडिट दे सकते थे, उन्हें दिया गया। सैम मैनेक्शॉ का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। वो तो मीडिया ने उन्हें क्रेडिट दिया है, लेकिन वो जिस तरीके से अपने आप को हीरो साबित करी है। देखिए, कांग्रेस की तो ये शुरू से ही राजनीति रही है, नेहरू का टाइम से, जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, तब से ही इनका यही रहा है। क्योंकि तब दूसरे इतनी बड़े लेवल की पार्टी थी भी नहीं कि जो कांग्रेस को टक्कर दे सके, तो इनका मोनोपोली रहा है, इकलौता कंट्रोल रहा है पूरे के पूरे भारत की सरकार में। तो ये जैसा चाहती थी वैसा करती थी। तो किसी भी नेता के लिए इससे अच्छी बात क्या रहेगी कि सारा क्रेडिट खुद ले लो, ताकि आने वाले 5, 10, 15, 20 साल जो है वो जनता हमारे नाम कर दे, बिना सोचे समझे हमें वोट कर दे। तो क्रेडिट लेने का ये श्रेय तो शुरू से ही रहा है। और जहाँ तक बात है भारतीय सेना को क्रेडिट देने की, भारतीय सेना को क्रेडिट मिला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, बट जिस लेवल से मिलना चाहिए था उस लेवल से नहीं मिला है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे जनरल थे, 4-5 जनरल थे हमारे अलग अलग डिवीज़न के, सभी ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया और भारत को वो युद्ध जीतने में मदद की। क्योंकि अगर भारत वो 71 का युद्ध अगर हार जाता तो आज भारत की स्थिति ये नहीं होती जैसा हम देख रहे हैं। बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था 1971 का युद्ध जीतना। मेरा कहने का तात्पर्य यह था ये कि 1971 के जो हीरोज़ थे, जिन्होंने कुछ अपने जान भी गंवाए, उनकी फैमिलीज़ को इतनी तूल नहीं दिया गया, उन्हें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। क्यों आप ऐसा करते हैं?
ऐसा नहीं था कि आपके पास पैसे कम थे भाई, इतने जब यूज के लिए आप जा सकते हैं, इतने सारे आपकी इकोनॉमी के पास, इकोनॉमी उतनी वीक नहीं था उस वक्त के दूसरे राष्ट्र के कंपेयर में अच्छी स्थिति। देखिए आपके पास इतनी पैसे नहीं थे कि आप उन्हें चलिए भाई एक बार की मुआवजा नहीं दे सकते, उनकी फैमिली को एक अच्छा खासा आप सपोर्ट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं दे। गुमनामी की ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं जो 1971 के हीरोज़ थे। आर्थिक रूप से तत्क्षण उनको बिल्कुल थोड़ी बहुत मदद की गई होगी उस टाइम और की जाती है, बट वो एक्चुअली में सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आप अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं तो उसके उनके और उनके फैमिली वालों का रिकॉग्निशन दुनिया के सामने होना बेहतरी ज़रूरत होता है। ऐसा आज ही भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज बिल्कुल। भी हो रहा है। 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए दे के आप समझ रहे हैं कि उनकी देशभक्ति आपने खरीद ली है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। उनको आप हाईलाइट कीजिए, हमेशा याद रखा जाना कोई चाहिए। नहीं, कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो चाहे अटल किसी जी भी हो, किसी भी नेता के बारे में, किसी भी पार्टी के बारे में ये चलन जो है ना, ये मैं भी देख रहा हूँ, कभी ये ऐसा बदला नहीं गया, आज भी यही हो रहा है। 2, 4, 5 लाख दे दिया जाता है और मामला दब जाता है। एक साल बाद क्या मैं कहता हूँ, अगर एक हफ्ते बाद भी आप पूछो कि कौन शहीद हुआ था तो लोगों के ज़बान पे नाम याद नहीं रहता है। कई मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जब वो जाते हैं 1971 के युद्ध के हीरोज़ के फैमिली से मिलने जाते हैं, तो एक लाइन में कहते हैं कि यार हम तो गुमनामी में ज़िंदगी जी रहे। हमारे बड़े बड़े नेता के परिवार, आप सुभाष चंद्र बोस का परिवार देख लीजिए, आप पटेल जी का परिवार देख लीजिए, कौन जानता है आज की डेट में उनको? कोई नहीं जानता। ले दे के गांधी की जी के प्रपौत्र हमें बीच बीच में दिखाई पड़ते हैं टीवी में। आज भी गांधी और नेहरू जी का ही फैमिली चल रहा है। यही सवाल है ना। चलिए आप वो तो खैर पॉलिटिकल है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल मेरा वही है कि 1971 जो कि सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जाती है, हिस्टोरिकल मानी जाती है, आप उसकी हीरोज़ को आप इग्नोर कैसे करते हैं? वो भी तब जब आप आयरन लेडी भी अपने आप को कहलाना पसंद करती हैं और आप अपने आप को इस तरह पेश करती हैं कि दुनिया के अब बहुत बड़े लीडर हैं और इंडिया के तो आप सर्वकालिक महान नेता हैं, आपसे आगे महान नेता तो कोई होने वाला ही नहीं है। तो ऐसा किस चीज़ को हम जज करेंगे? इस चीज़ को हम जज करना हमें जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली बात, हम और आप मिलकर ये तय नहीं कर सकते हैं। जनता अच्छा जानती है और पिछले 10 सालों से तो बिल्कुल ही अच्छा जान रही है, 2014 के बाद से 6 साल से पिछले। और देखेंगे अगर जनता ने सही प्रतिनिधित्व करने वाला चुना है अपना प्रधान सेवक, तो निश्चित तौर पे भारत देश की उन्नति होगी। और होपफुली आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जनता पहले से ज़्यादा परिपक्व है। हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया वगैरह साधन भी है जिसकी मदद से आप जनता की राय भी जान सकते हैं और अपने हिसाब से अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। पहले से ज़्यादा जनता जागरूक हो चुकी है, इसके बारे में तो दो राय नहीं है। जो भी चुनेगी जनता, सही सरकार चुनेगी। चलिए आज ये हमारा वीडियो हम इसी पर ख़त्म करते हैं। बाद बाकी 1971 से जुड़े कोई भी चीज़ें अगर हमसे छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में उसे हम कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगला वीडियो हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम आपके पास ला दें, लेकिन अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अभी भी दबा लीजिए, ताकि जब हमारी अगली वीडियो आएगी इस सीरीज़ की तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगी और आप जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करके 1971 की गाथा ज़रूर बताएं कि इतनी बड़ी हमने महान जीत दर्ज किया था पाकिस्तान के ऊपर। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।